एपिस्टैक्सिस जिसको नक्सीर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये एपिस्टैक्सिस जो है वो क्या होता है, ये किन कारणों से होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, साथ ही इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिस्टैक्सिस जो है वो होता क्या है। एपिस्टैक्सिस का सिंपल अर्थ होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, मतलब नोज जो है उससे ब्लीडिंग होना, मतलब नाक से खून का बहना, उसी कंडीशन को एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। अगर परिभाषा अगर देखें तो क्या हो सकती है कि इट रेफर टू नोज ब्लीड और हेमरेज फ्रॉम द नोज कॉज बाय द रप्चर ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। मतलब नोज जो है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं उसके रप्चर हो जाने के कारण से क्या होता है, नाक से ब्लड का आना या हेमरेज होना, उसी कंडीशन को एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। ये सामान्यतया नेजल कैविटी का जो एंटीरियर पोर्शन जो है वहाँ पर शुरू होता है और अगर इंसिडेंस देखें तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन बच्चों के अंदर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं एपिस्टैक्सिस जो इसके टाइप, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है, नाम से ही एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि नेजल कैविटी का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। ये सामान्य प्रकार का होता है और साथ ही साथ ये कम सीवियर होता है, इसको ईजी वे में कंट्रोल किया जा सकता है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन या यंग एडल्ट होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि दूसरा होता है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, तो पीछे की भाग जो है वहाँ की ब्लड वेसल डैमेज होने के कारण से ब्लीडिंग होती है। ये लेस कॉमन होता है, मतलब होने की संभावना इसकी कम होती है, लेकिन ये गंभीर प्रवृत्ति का होता है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये ज़्यादातर कोई सिस्टेमिक डिसीज कंडीशन है बॉडी के अंदर उसके कारण से होता है और ये 40 वर्ष या उसके बाद की आयु के अंदर होता है। तो ये तो इसके टाइप हो गए। अब बात करते हैं एपिस्टैक्सिस जो इसके कॉज के, ये किन कारणों से होता है। तो एपिस्टैक्सिस होने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो लोकल कॉज हो सकता है, मतलब नोज जो है उसके अंदर ही कोई समस्या है उसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि नेजल ट्रॉमा या नेजल इंजरी, मतलब नाक के अंदर कोई इंजरी पहुंचती है, चोट पहुंचती है तो उससे वहाँ की ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी और ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक वैसा ही नेजल बोन फ्रैक्चर के कारण, मतलब नोज जो उसके बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तो उससे भी ब्लड वेसल डैमेज होगी और ब्लीडिंग हो सकती है। एक नोज पिकिंग के कारण से कि नाक जो है उसको यदि मसलता है तो मसलने के कारण से या नाक के अंदर कोई चीज़ डाल रहा है, जैसे उंगली डाल रहा है या कोई चीज़ डाल रहा है, तो उससे भी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे और उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी इन द नोज, मतलब नोज जो उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है बाहरी चीज़ कोई चली जाती है या कोई इंसेक्ट चला जाता है तो वो भी ब्लड वेसल जो उसको डैमेज कर सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। एक नेजल पॉलिप्स हो सकता है कि नोज जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, उस एक्सेस ग्रोथ को ही नेजल पॉलिप कहा जाता है और नेजल पॉलिप के कारण से भी ब्लड वेसल जो होती है वो डैमेज हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। अगला राइनाइटिस की कंडीशन के कारण से, राइनाइटिस का मतलब होता है नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के कारण से भी वहाँ पर ब्लीडिंग कंडीशन हो सकती है या ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है। एक नेजल डिप्थीरिया के कारण से भी हो सकता है कि नेजल डिप्थीरिया का मतलब होता है नोज के अंदर डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से वहाँ सुडो मेम्ब्रेन जो वो बन जाती है। वो सुडो मेम्ब्रेन क्रस्ट बन के जब हटती है तो वहाँ पर क्या होगा कि साथ साथ में माइनर ब्लड वेसल्स होती है वो भी डैमेज होगी और ब्लीडिंग हो सकती है। इसका नेजल कैंसर जो है उसके कारण से हो सकता है कि नोज के अंदर कोई ट्यूमर बन जाए और ट्यूमर के कारण से वहाँ की ब्लड वेसल जो होती है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, दबेगी और उससे भी वो रप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। एक हॉट समर मंथ जो होता है उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि गर्मियों में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि ड्राई एयर रहेगी और ये ड्राई एयर जो है वो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई कर देगी और ड्राई करने के कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्रैक हो जाएंगे और क्रैक होने के कारण से जो टीनी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, वो डैमेज होगी और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से या साइनोसाइटिस की कंडीशन उसके कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक कंजेनाइटल कोई डिसऑर्डर है या फिर एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, जैसे कि डीएनएस है या डिवेटेड नेजल सेप्टम है, उसमें नेजल सेप्टम जो है उसके अंदर डिफॉर्मिटी है तो उससे भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। साइनस की कोई सर्जरी करवाई है तो साइनस सर्जरी के कारण से भी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कोई ड्रग का एब्यूज़ कर रहा है या ड्रग को इनहेल करता है, जैसे कोकेन का इनहेल करता है, तो उसके कारण से भी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। एक नेजल स्प्रे जो इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण या डीकंजेस्टेंट जो है नेजल स्प्रे उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि डीकंजेस्टेंट के कारण से क्या हो कि नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद उसके अंदर क्रैक हो सकता है और क्रैक होने के कारण से छोटी छोटी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये तो लोकल कॉज हो जाएंगे।
दूसरा सिस्टमिक कॉज हो सकता है कि बॉडी में कोई प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है, उससे भी एपिस्टेक्सिस या फिर नक्सीर जो है वो हो सकता है। जैसे ल्यूकेमिया, जिसको भी ब्लड कैंसर कहते हैं, उसके कारण से हो सकता है। दूसरा हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड जो है या रक्त का जो है उसका थक्का नहीं बनता और ब्लीडिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती रहती है। एक कोई ड्रग जो इसका लंबे समय तक या ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण, जैसे कि एस्पिरिन जो होती है, जो कि क्या करती है ब्लड को डाइल्यूट करने का काम करती है। एंटीहिस्टामिन जो है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक विटामिन के जो इसकी डेफिशिएंसी के कारण से, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण से कोगुलोपैथी हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और रक्त का थक्का बनता नहीं है और उसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। एक विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी, जिसको कि स्कर्वी कहा जाता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हेड के इंजरी के कारण, मतलब सिर में चोट लगने के कारण से भी ब्लड जो है वो आ सकता है। एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, जैसा कि डेंगू के अंदर होता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। यदि प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो थक्का बनने की प्रक्रिया जो होती है, क्लोटिंग की प्रक्रिया, वो कम होगी, उसके कारण से ब्लीडिंग जो होगी वो स्टॉप नहीं होगी और इससे ब्लड हो सकता है। एक हाइपरटेंशन की कंडीशन जो होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण से भी एपिस्टेक्सिस की समस्या हो सकती है। एक लीवर के अंदर कोई डिसीज कंडीशन है, तो इससे क्लोटिंग प्रोटीन जो होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और उससे भी ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। एक रीनल डिसीज जैसे नेफ्राइटिस के कारण से भी हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे एपिस्टेक्सिस जो है उसके कॉज जो है वो। अब बात करते हैं अपन एपिस्टेक्सिस जो इसके साइन एंड सिम्टम, मतलब क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो एपिस्टेक्सिस के अंदर मेनली होता क्या है कि नोज़ जो है उसकी जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती है, उसके कारण से वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो नोज़ से क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। नोज़ से ब्लीडिंग जो होती है वो एक नाक में या दोनों नाक के अंदर आ सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी ये ब्लड जो होता है वो मुँह के अंदर चला जाता है, तो मुँह से भी ब्लड जो है वो आ सकता है। इसके अलावा ये ब्लड जो होता है उसको स्वेलो कर लेता है, व्यक्ति निगल लेता है, तो निगलने के कारण से उसको वॉमिटिंग जो है वो भी हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और उसके कारण से एनीमिया जो है, मतलब एचबी या हीमोग्लोबिन या आरबीसी की जो है उसकी कमी हो सकती है। इसका ब्लीडिंग के कारण से क्या हो सकता है कि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा हेमरेज होने के कारण से शॉक के अंदर या बेहोश भी हो सकता है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम या लक्षण जो है वो हो जाएंगे। एपिस्टेक्सिस जो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो इसको डायग्नोस करने में एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, जस्ट इंस्पेक्ट किया जाता है मेनली कि ब्लीडिंग जो है वो कहाँ से हो रही है वो। सेकंड, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मॉनिटर करते हैं कि ब्लीडिंग के कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन तो नहीं हो रहा है, मतलब पेशेंट हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा है। थर्ड, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका जो कॉज होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो सीबीसी जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, जिसमें थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं, प्लेटलेट काउंट, वो चेक किए जाते हैं। इसके अलावा कोगुलेशन स्टडी की जाती है, बीटी टाइम, सीटी टाइम जो होता है, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम जो होता है उसकी स्टडी की जाती है, ताकि इसका जो एग्जैक्ट कॉज जो है उसको पता लगाया जा सके। थर्ड वन जो की जाती है वो है एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी के द्वारा यदि कोई प्रॉब्लम जो है, यदि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगली चीज़ एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है, नेजल एंडोस्कोपी की जाती है। उसके द्वारा एग्जैक्ट जो लोकेशन जो है उसका कारण क्या है उसका पता लगाया जाता है। एक्सरे जो है वो भी किया जाता है ताकि बोन के अंदर फ्रैक्चर या कोई कंडीशन तो नहीं है उसका पता लगाया जाता है। एक एमआरआई की जाती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्टडी की जाती है। इसके द्वारा एपिस्टेक्सिस का जो एग्जैक्ट कॉज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट एड मैनेजमेंट में सबसे पहला तो पेशेंट जो है उसको शांत रखने के लिए कहा जाता है। सेकंड, पेशेंट जो है उसको सिटिंग पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन जो है वो देनी है। थर्ड चीज़ जो है वो पेशेंट जो है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपने फिंगर और थंब की सहायता से नोज़ जो इसका जो सॉफ्ट टिश्यू वाला पोर्शन जो है उसको 10 से 15 मिनट तक दबा के रखना है। साथ ही साथ उसको नोज़ और चिक वाला एरिया जो है वहाँ पर आइस जो होता है, मतलब बर्फ़ जो है उसका सेक करना है। इसके अलावा छोटा सा गोज़ पीस जो है उसको नोज़ के अंदर इंसर्ट करना है। ट्रॉटर्स मेथड जो है वो काम में लिया जाता है, जिसमें पेशेंट जो है उसको उस चेयर के ऊपर बैठा दिया जाता है और उसका जो सिर जो होता है उसको आगे की तरफ झुका दिया जाता है। उसके बाद उसके जो थंब और फिंगर जो है उससे नोज़ जो है उसको कंप्रेस करने के लिए कहा जाता है और बीच बीच में उसको मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर आइस जो होती है उसको लगाया जाता है, मतलब बर्फ से सिकाई की जाती है। यदि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो मेनली नेजल स्पेकुलम
प्रॉब्लम जो है उसकी सहायता से ब्लीडिंग साइट जो होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि एंटीरियर नोज के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर जो है या जेल फॉर्म जो है वो अप्लाई किया जाता है, इससे ब्लड जो है वो स्टॉप हो सकता है। इसके अलावा टॉपिकल वेसोकंस्ट्रिक्टर जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, जिसमें 5% एड्रेनलिन या फिनाइलफेयरिन जो है वो काम में लिया जाता है। इससे 5% एड्रेनलिन से सॉक्ड कॉटन जो होता है वो नोज के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब अंदर डाल दिया जाता है। यदि पोस्टीरियर ब्लीडिंग हो रही है तो वेसोकंस्ट्रिक्टर जो होते हैं जैसे कि 5% एड्रेनलिन जो है उससे भीगा हुआ कॉटन प्लेग जो होता है वो नोज के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है। एक कॉटन टैम्पन जो है वो भी काम में लिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा ट्राइनेक्सेमिक एसिड जो होते हैं वो लोकल या ओरली जो है वो भी दिए जाते हैं। एक नेजल पैकिंग जो होती है वो काम में ली जाती है। नेजल पैकिंग के अंदर क्या होता है कि गॉज पीस होता है जो कि पेट्रोलियम जेली और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है उसे सॉक्ड होता है, उससे भिगा हुआ रहता है और उसको फिर नोज जो है उसके अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब अंदर डाल दिया जाता है और इसको 48 घंटे से लगाकर 5 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ पोस्टीरियर ब्लीडिंग के अंदर उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है ताकि उसको इन्फेक्शन नहीं हो। इससे भी यदि ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो काम में लिया जाता है, जिसमें एक तो इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो ब्लड वेसल जो होती है उसको जला दिया जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती। एक इंटरनल मैक्सिलर आर्टरी जो है उसका लाइगेशन जो है वो किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका मैनेजमेंट जो है वो। अब बात करते हैं एपिस्टैक्सिस जो इसके कॉम्प्लिकेशन, तो इसके कारण से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एपिस्टैक्सिस के कारण से एक तो हेमरेजिक शॉक हो सकता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के कारण से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है और उसके कारण से पेशेंट शॉक में जा सकता है। सेकंड, साइनोसाइटिस जो है वो हो सकता है कि वहाँ के साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। थर्ड, सेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है कि एक्सेसिव कंप्रेशन के कारण से सेप्टम जो होती है उसमें नेक्रोसिस की कंडीशन हो सकती है। चौथा, एपिफोरिया हो सकता है। एपिफोरिया के अंदर क्या होता है कि नेजल पैकेजिंग की जाती है और उसके कारण से फेस जो है उसके ऊपर टीयर जो है वो आ सकता है। फिफ्थ, हाइपोक्सिया के अंदर जा सकता है कि नोज जो है तो बंद हो जाता है। नोज बंद होने के कारण से ब्रीथिंग जो होती है वो डाउन हो सकती है, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। एक हिमोटिम्पेनम हो सकता है। हिमोटिम्पेनम के अंदर क्या हो सकता है कि नेजल ब्लड जो होता है वो यूस्ट्रेकियन ट्यूब के द्वारा मिडिल ईयर के अंदर जा सकता है, मतलब मिडिल ईयर जो होती है उसकी जो मिडनी कैविटी होती है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो मिल सकता है। इसके अलावा मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। लास्ट टाइम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्या नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड करेंगे। एक तो वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करना है। सेकंड, पेशेंट जो है उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में असिस्ट करना, मतलब उसको हेल्प करनी है। थर्ड, पेशेंट जो है उसको टिश्यू और कॉटन जो है देना है ताकि वो ब्लीडिंग जो भी हो रही है उसको वहाँ पर सॉक कर सकता है। एक पेशेंट जो एडवाइस देनी है कि वो ब्लड जो है उसको एस्पिरेट नहीं करे, साथ ही साथ उसको निगलने के लिए भी मना करना है। एक पेशेंट जो है उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि नेजल पैकेजिंग के कारण से उसका रेस्पिरेशन जो है वो डाउन हो सकता है। बहुत तेज़ी से नाक को साफ करने के लिए मना करना है, साथ ही साथ नेकल पिकिंग जो होती है उसके लिए भी उसको मना करना है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको नेजल सेप्टम जो है उसके ऊपर लुब्रिकेंट जो होता है वो अप्लाई करने के लिए कहना है ताकि वहाँ पर ड्राईनेस जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको लूज गारमेंट जो होते हैं वो पहनने की एडवाइस देनी है। तो ये तो हो जाएगा एपिस्टैक्सिस जो है वो। नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।